हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर पहले टॉपिक की बात करें तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो करंट अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हेडिंग है आपकी पहली, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। डिफाइन इसको हम कैसे करेंगे? तो जब भी आपका ये आपका क्या है, तो ये आपका फिनोमेना है, तो इट इज द फिनोमेना। ये आपका क्या है? ये है आपका फिनोमेना, जिसमें क्या होता है, इन विच व्हेन अ करंट, क्या हो, व्हेन अ करंट, जब भी करंट आपका पास करे तो करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर आपका करंट जो है वो पास कर रहा है, फ्लो हो रहा है, इट इंड्यूसेस या इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करता है या फिर जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड इट। ठीक है, इट बोले तो कंडक्टर, ठीक है, अराउंड इट यानी कि कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। इसके बाद में हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसको 1820 में किया था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। ओरस्टेड ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो हम बात करेंगे ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट की। ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने एक आपके वायर लिया था, इस तरह से इन्होंने एक वायर लिया AB, और इस वायर को कनेक्ट किया बैटरी से, सोर्स ऑफ EMF से, इस तरह से, और इसके पास एक मैग्नेटिक निडल को इस तरह से रखा। ये उसका नॉर्थ पोल था और ये मैग्नेटिक निडल का साउथ पोल था। ये मैग्नेटिक निडल को रखा, ठीक है। पहले इन्होंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल माना, इसको निगेटिव टर्मिनल माना। करंट आपका कुछ इस तरह से फ्लो किया। जब करंट इस तरह से फ्लो किया तो जो मैग्नेटिक निडल है वो आपकी इस तरह से जा रही थी। अब इधर आपकी कौन सी डायरेक्शन है? तो इधर हो जाएगी वेस्ट, इधर आपकी नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर आपकी नीचे की तरफ ईस्ट। ये आपका डायरेक्शन है। तो जो मैग्नेटिक निडल है, जैसे ही करंट गया, मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल था वो आपका ऊपर के लिए यानी कि टुवर्ड्स वेस्ट जो है वो मूव कर जाता है। अब अगर न्यू सिचुएशन की बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो इस तरह से हो जाती है। मैग्नेटिक निडल की बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल जो है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे कैसी होगी। ये आपका करंट चला गया, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक निडल जो है वो आपकी कुछ इस तरह से अलाइन करेगी, यानी कि जो नॉर्थ पोल है वो आपका किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन में। दोबारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, यानी कि इस बार इधर रखा नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव, और यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया और इधर आपका पॉजिटिव कर दिया। इस बार करंट इधर से इधर जाएगा। तो जब करंट इधर से इधर जा रहा था, इस तरह से, कुछ इस तरह से B से A में, जब करंट जो है आपका B से A में गया तो इन्होंने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक निडल है वो इस बार वेस्ट की बजाय किधर आ रही थी? इधर आ रही थी, नीचे की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो इस बार नॉर्थ पोल जो है वो नीचे की तरफ आ गया, साउथ पोल आपका ऊपर की तरफ आ गया। जो मैग्नेट पहले यहाँ पे थी वो आपकी जो मैग्नेटिक निडल थी वो किधर आ गई? इधर नीचे की तरफ आ गई। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है कि जब भी आपका करंट जो है वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन, तो वो मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट करता है। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक निडल है उसे या तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर सकती या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, जो करंट कैरिंग, इससे क्या शो होता है इस एक्सपेरिमेंट से, कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर बाई चांस ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट आ जाए तो क्या लिखेंगे इसमें? मैं फोकस सेटअप कर दूं एक बार, फिर लिखवाना शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे? ओरस्टेड कंडक्टेड, इन्होंने क्या किया? कंडक्ट किया, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच, जिसमें इन्होंने क्या किया था? ही टेकन अ वायर एंड अ मैग्नेटिक निडल, वायर या फिर करंट कैरिंग वायर, और करंट कैसा कर रहा था? DC करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। एंड अ मैग्नेटिक निडल पैरेलल टू इट या ओवर इट, ठीक है, पैरेलल टू इट। और एज ही चेंज्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट,
जो मैग्नेटिक निडल थी, मैग्नेटिक निडल वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक निडल यहाँ पे निडल भी होना चाहिए था। तो मैग्नेटिक निडल गेट डिफ्लेक्टेड, ये आपकी क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि अपने पास से चेंज हो जाती है। और हम जानते क्या हैं, एज वी नो, हम क्या जानते हैं, दैट ओनली अ मैग्नेट, केवल क्या, ओनली अ मैग्नेट या मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ओनली अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड या फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक निडल, डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक निडल, या तो मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड दो ही इस मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या शो होता है, तो दिस शोज, ये आपका शो करता है, शोज दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ बोले तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने चारों तरफ क्या करता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या हो गया, ये एक तरह का फिनोमेना हो गया जिसमें जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है या फिर जनरेशन करता है। हालांकि पिछले चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और यही जो फिनोमेना है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोनों आपके सेम है, नोट कर लीजिए आप इतना। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका मैग्नेट की, मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट चुंबक आपने देखी होगी, चुंबक क्या करती है कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इन सबको वो चिपका लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो मैग्नेट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेट आपका सब्सटेंस है जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, एक अगर हम इसको सस्पेंडेड लटका के छोड़ दें तो एक इसका नॉर्थ एक साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन करती है, और दूसरा है इसमें अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेट की। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट आपका, तो ये आपका क्या है, सब्सटेंस है, इट इज अ सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट, ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है किसको, तो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, या सब्सटेंसेस लाइक आयरन या हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, या फिर हम कह सकते हैं निकिल को या फिर कोबाल्ट को। तो आयरन, निकिल, कोबाल्ट को। दूसरी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज सब्सटेंस, ये आपका क्या है, ये आपका सब्सटेंस है। तो इट इज द सब्सटेंस जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, दोनों प्रॉपर्टी बोले तो एक अट्रैक्टिव हो, तो विच हैव बोथ डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव कहने का मतलब है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव मतलब अगर हम इसको इस तरह से लटका दें तो ये आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, और डायरेक्टिव ये हो गई, एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव कहने का मतलब है अगर मैग्नेट है, एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं। ये मान लो आपके पास मैग्नेट है, इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अब अगर इसके पास कोई दूसरी मैग्नेट लाई जाए, अगर नॉर्थ पोल के पास आपका नॉर्थ पोल ले जाया गया, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं होती है। अगर मैग्नेट को ब्रेक कर देंगे तब भी उसमें एक पोल अपने आप को नॉर्थ बना लेता है, एक साउथ बना लेता है। यहाँ पे दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर यहाँ पे एक नॉर्थ पोल ले आ रहे हैं, इस तरह से दूसरी मैग्नेट ला रहे हैं, तो नॉर्थ साउथ के बीच क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा अट्रैक्शन, वही यहाँ पे होगा रिपल्सन। तो सेम पोल क्या करते हैं, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट की अगर टाइप की बात करें तो कई तरह की मैग्नेट होती है आपकी, हॉर्सशू मैग्नेट है, वार मैग्नेट है, जो इस तरह की मैग्नेट होती है हॉर्स के शू जैसी इस तरह से, तो ये आपकी बोली जाती है हॉर्सशू मैग्नेट। ये है आपकी बार मैग्नेट, सिंपल फॉर्म ऑफ मैग्नेट। और मैग्नेट जो है वो आपकी
एक आपकी नेचुरल हो सकती हैं, एक हो सकती हैं आपकी मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। तो नेचुरल आपकी मैग्नेटाइट, एक जो ब्लैक पत्थर होता है जिसके बारे में एक बड़ी लंबी कहानी है, एक लड़का था मैग्नीशिया से जोड़ के उसको बताया गया है, तो इसीलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा था। तो उसे एक काला पत्थर दिखा, काला पत्थर क्या था? मैग्नेटाइट था। चलिए, तो मैं एक बार फोकस सेटअप कर लूं, फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? तो अगला है आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेट आप लोग समझ गए होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा, मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है और ये एक आयरन की निल है, एक कील है हमारे पास, ये चुंबक है। इसके पास इसको लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं है बहुत दूर है तब भी एक इसको अट्रैक्ट कर ले, वो डिपेंड करेगा इसकी स्ट्रेंथ पे कि इसका शेप जो है बड़ा होना चाहिए, स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे होता क्या है, इसके पास में लेके जाएंगे यानी इसके चारों तरफ कोई रीजन होगा जहाँ पे ये इसके फोर्स को, इसका जो फोर्स होगा उसको ये एक्सपीरियंस करेगी कील, और ये इसके साथ खट्टाक से जाकर चिपक जाएगी। मतलब समझे आप? क्या होता है कि जो मैग्नेट है, मान लो ये आपके पास मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, इसके चारों तरफ का वो स्पेस या रीजन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस या फिर हम कह सकते हैं रीजन, किसके चारों तरफ? तो अराउंड एनी मैग्नेट, अराउंड एनी मैग्नेट, जहां पे क्या किया जा सके? वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब इसका प्रभाव जो है या इसका फोर्स जो है, इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि उसको महसूस किया जा सके। तो कैन बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड क्या लिखवाया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस है, रीजन है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, अराउंड एनी मैग्नेट, जहां पे क्या किया जा सकता है? इसके इन्फ्लुएंस को महसूस किया जा सकता है, या फिर ये रीजन है अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फिर बात आती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ लोग इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। वो आपकी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी, या फिर हम कह सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स है या फोर्स है। फोर्स जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये आपकी कैसी लाइंस हैं? ये हैं इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस यूज्ड की जाती हैं, विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इनको यूज किया जा सकता है। अगर आप किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ आयरन की फिलिंग डालें, यानी कि जो लोहे का चूरा है मैग्नेट के चारों तरफ डालें, तो वो अपने आप को जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो अपने आप को उसी तरह से एडजस्ट कर लेता है, और इसी से पता चलती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे वो निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगी कि साउथ से निकलेंगी, कब अंदर जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज के अंदर। फोकस सेटअप करेंगे फिर से हम, फिर चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो अगला है आपका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? मान लो ये मैग्नेट है हमारे पास, एक नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल, दो पोल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी हमेशा निकलती हैं नॉर्थ पोल से आउटर रीजन में और जाती हैं साउथ पोल में। ठीक है, इनसाइड की बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ऐसे ये चक्कर आपका और चलेगा इस तरह से। तो ये साउथ, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, और भी बना देता हूं मैं, ये स्ट्रेट रहेगी इस तरह से। ठीक है, अगली और जाएंगी, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इतना भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं भी कट करती हुई दिखाई ना दे जाएं। चलिए, तो लिखना शुरू करते हैं इनके बारे में। क्या लिखेंगे? सबसे पहला, दे स्टार्ट फ्रॉम, ये आपकी स्टार्ट करती हैं, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल।
कहाँ से स्टार्ट करती हैं, नॉर्थ पोल से, ब्रैकेट में लिख लेंगे आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, और सेकंड नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल आउटसाइड टू साउथ पोल, साउथ पोल एंड साउथ पोल टू, या यस पोल भी कह सकते हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये आपकी कहाँ, ये इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर कुल मिला के जैसे निकलेंगी वहां पे ये आपका कंप्लीट लूप बनाती हैं। देखो ये पूरा लूप बन रहा है, जहां से निकली वहीं पे फिर से आ गई, तो दे फॉर्म क्लोज लूप। ये आपकी क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, पूरा एक लूप बनाती हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अब मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, एक ये है एक ये है, अगर इन्होंने कट कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बी होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला, टेस्ला होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, यूनिट क्या है, टेस्ला है। अब दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई तो ये इम्पॉसिबल है कभी भी, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कट नहीं कर सकती हैं। तो टू मैग्नेटिक फील्ड एमएफ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट और इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर कट और इंटरसेक्ट, ना कट करेंगी ना ही इंटरसेक्ट करेंगी ईच अदर। क्यों, इफ दे डू, अगर वो ऐसा करती हैं, देयर एग्जिस्ट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। चलिए फोर्थ की तरफ चलेंगे। फोर्थ, अगर इनके किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, मान लो हमने ये टेंजेंट, अरे भैया ये तो कट करके जा रही है, कट नहीं करना है, इसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। मान लो एक ये टेंजेंट है, ठीक है, एक ये टेंजेंट है, एक यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे, ये जितने भी हम टेंजेंट बनाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के उस पॉइंट पे क्या बताती हैं, डायरेक्शन को बताती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट आपकी बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट on the magnetic field line, magnetic field line gives the direction of, किसकी डायरेक्शन देती है, तो gives the direction of magnetic field at that point, यानी कि ये उस पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। अगला क्या है, अब आप देख रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पहले बड़ी थी फिर थोड़ी सी कम हो रही है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देखो ये वाली बड़ी उससे छोटी, अगली मैं अगर निकालूं तो वो कुछ इस तरह से निकलेगी और छोटी होकर निकलेगी, अगली और छोटी हो जाएगी। फोकस सेटअप कर लूं मैं एक बार फिर से। हाँ, तो होता क्या है कि ये आपकी लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, लेंथ में सिकुड़ती हैं, क्या शो करने के लिए, अट्रैक्शन शो करने के लिए, तो दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। अगला 6 पॉइंट, अब देखो ऐसा भी नहीं है कि एक दूसरे में घुस जाए, इनके बीच में गैप है। गैप होने का मतलब है, क्या मतलब है कि ये क्या करती हैं, ये आपकी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं साइड वाइज, तो दे एक्सर्ट साइड वाइज प्रेशर, दे एक्सर्ट साइड वाइज प्रेशर, ये साइड वाइज प्रेशर शो एक्सर्ट करती हैं, और ये किस लिए, रिपल्सन शो करने के लिए, ठीक है। नोट करिए इतना, इसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक आपका क्या है, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इतना नोट करिए आप पहले। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, और इसके लिए हम लोग छाप देंगे पुराना वाला एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम लोग बिल्कुल वही जो हम लोगों ने
एक्सपेरिमेंट अभी देखा था, ओरेस्टेड वाला पूरा वही छापना है। सबसे पहले आपको लेना है एक कॉपर का वायर AB। लेट अस कंसीडर कॉपर वायर AB, कनेक्ट दिस वायर थ्रू अ बैटरी एंड अ की। ठीक है, एक बैटरी लगा देंगे, एक क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे की। इसके बाद में क्या होगा कि इसके पैरेलल यहाँ कहीं पे एक कोई निडल, जब तक बैटरी को कनेक्ट नहीं किया है की को, मतलब या फिर इस की को क्लोज नहीं किया गया है, तब तक इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी ये नॉर्थ में है। ये जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है। अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से ये डायरेक्शन है। ठीक है, इतना कंसिडरेशन होने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर AB एंड कनेक्ट दिस वायर थ्रू अ बैटरी एंड अ की। एक बैटरी से और एक की से इस वायर को कनेक्ट करवाना है। इतना कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए वाला जो है, ए वायर ए को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और बी को नेगेटिव वाले से। ठीक है, एज द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, करंट जो है वो कंडक्टर में फ्लो करेगा। जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी किधर, वेस्ट की तरफ। अगेन अगली बार हम क्या करेंगे, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पूरा ऑब्जर्वेशन करना है, प्रैक्टिकल करना है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, इस बार हम क्या करेंगे, जो करंट है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगला जो डायग्राम होगा बी वाला, उसमें ये बी यहीं पे रहेगा, ये ए आपका यहीं पे रहेगा, लेकिन इधर, और ये की जो है, की भी आपकी ऐसी रहेगी, बस इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा आपका नेगेटिव। इस तरह से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस बार इधर से जाएगा। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपकी कुछ इस तरह से अलाइन करेगी। नॉर्थ पोल आ जाएगा ईस्ट की तरफ और साउथ पोल चला जाएगा आपका वेस्ट की तरफ। ठीक है, इसमें ये तो नॉर्मल पोजीशन थी। जैसे ही इसमें चेंज होगा तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपने आप को कुछ इस तरह से अलाइन करेगी कि जो नॉर्थ पोल है वो आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, और साउथ वाला बेचारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आप ये पूरा लिख देंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार थ्योरी बोल देता हूँ। सबसे पहले कनेक्ट करना है इस वायर को बैटरी और की के थ्रू। इसके बाद में जो वायर है वो आपका नॉर्थ और साउथ में रहे। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, की को प्रेस करेंगे, करंट फ्लो करेगा। क्या देखेंगे हम लोग, जो नॉर्थ पोल है वो आपका डिफ्लेक्ट हो जाता है वेस्ट की तरफ। फिर से हम की को रिलीज करेंगे और क्या देखते हैं, वो की जो है वो आपकी फिर से जैसे की को रिलीज करेंगे, जो आपकी मैग्नेट है वो फिर से आपकी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि इस तरह से जो है वापस आ जाएगी। फिर अगली बार हम क्या करेंगे, बैटरी को चेंज करेंगे, बैटरी की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब क्या होगा, फिर से मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। आप बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिकल वाइज भी नोट कर सकते हैं और नॉर्मली जैसे मैंने जो बोला है वो भी आप करके काम चला सकते हैं। दोनों ही वे या दोनों ही तरीके आपके सही है। इसके बाद में मैं फोकस सेटअप करने आया था, भूल गया। चलो हाँ, तो इसके बाद में अगला जो है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगली हेडिंग का नाम है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें भी हम लोग फिर से एक्सपेरिमेंट जैसे ही देखेंगे। एक आप वर्टिकल, एक इस तरह से एक कॉपर वायर ले लेंगे, एक कॉपर वायर ए बी सेक्शन ले लिया, इसको वर्टिकल लिया, और एक आप ले लेंगे कार्डबोर्ड। इस तरह से एक कार्डबोर्ड ले लिया हमने, इस कार्डबोर्ड में से इसको बीच में से इसको निकालेंगे इस वायर को। ठीक है, कार्डबोर्ड में से ये वायर निकलेगा आपका। इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे एक की के थ्रू, किससे, बैटरी से। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, सॉरी ये निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ये बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। करंट आपका इधर से इधर जा रहा है, ऊपर के लिए जा रहा है, करंट ऊपर के लिए जाएगा इसमें। अब हमें देखना है इस पर हम क्या करेंगे, ये कुछ दिख जरूर डिफरेंट रहा है लेकिन इसको कुछ इस तरह से लिया गया। कार्डबोर्ड है और वायर
जो आपका कंडक्टर है वो इसके कॉपर का वायर जो है AB वो इस तरह से निकाला गया है। ये करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही हम की को क्या करेंगे, की को जैसे ही हम क्लोज करेंगे यानी कि इनको मिला देंगे, की को क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, इस वायर में करंट जाएगा। करंट जाने के बाद ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। ये है राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है, मान लो आप एक कंडक्टर को होल्ड किए हैं इस तरह से कि जो करंट है वो आपका ऊपर के लिए जा रहा है, यानी कि करंट कंडक्टर में करंट ऊपर के लिए जा रहा है, यानी करंट जो है उसकी डायरेक्शन थंब के अकॉर्डिंग है। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, जिधर फिंगर्स आपकी कर्ल कर रही होंगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, तो वो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यहाँ पे कुछ लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, लेकिन ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। वो अलग बात है, अगर फील्ड लाइन है तो इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे आप, इनको या तो मैग्नेटिक नीडल लगा के देख सकते हैं या फिर आप आयरन की फिलिंग से चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी किस तरह से बनेगी, ये ऊपर के लिए जा रहा है इस तरह से, कुछ ऐसे इस प्रकार से ये ऐसे हो जाएगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्किल होंगी। तो क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग या फिर स्ट्रेट, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि इनका जो सेंटर होगा वो कैसा होगा, वो सबका एक ही होगा, सर्कल्स। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको एक्टिविटी की तरह भी नोट कर सकते हैं। चलिए, और शुरुआत से अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट की तरह लिखेंगे तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप एक कॉपर का वायर लेंगे AB और इसको कैसा लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लिया जाएगा। एक आप ले लेंगे कार्डबोर्ड शीट। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर वर्टिकल कॉपर वायर AB एंड प्लेस्ड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड को ऐसे लिया गया, लेकिन वायर आपका इस तरह से है। ठीक है, देन कनेक्ट दिस वायर टू अ बैटरी, ये आपकी बैटरी है, थ्रू अ की के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, जैसे ही करंट जाएगा तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग नहीं लगेगा यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपकी कैसी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी। नोट करिए इतना। अब दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड, या तो यहाँ पे कंपास का यूज करके निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, या फिर आप यूज कर सकते हैं आयरन फिलिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही सही वे हैं। अब जो डिफिनेशन आप दूसरा क्या होगा कि जो आपसे पूछा जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कंडक्टर की वजह से वो किस बात पर डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, फैक्टर्स अपॉन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है पहली वो आपकी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस करंट के, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, I के। दूसरा, मान लो ये आपका वायर है, इसमें करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, यहाँ कहीं पे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो जो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वीक होगी। तो V डायरेक्टली कैसा हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, R के डायरेक्टली हो जाएगा I के। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऑन कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, B आपका डायरेक्टली हो जाएगा I अपॉन R। यहाँ पे जब इसको हटाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। और B की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है T बोले तो टेस्ला, यानी कि टेस्ला। ठीक है, नोट करिए इतना। नीचे वाला ब्लर तो नहीं है, चलिए कुछ ब्लर नहीं है, सारा कुछ दिख रहा है, इतना नोट कर लीजिए। तो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है किस पे, करंट पे, और एक आपकी डिस्टेंस पे, कि किस पॉइंट पे। मान लो ये कंडक्टर है, इससे बहुत दूर निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, तब क्या असर पड़ेगा, पास पे निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली जितनी डिस्टेंस कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। नोट करिए आप लोग इतना। और इसके बाद में हम लोग अगला लॉ करेंगे। जो लॉ कौन सा है, तो अगला लॉ है आपका राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल आपसे कहता है कि अगर आप किसी कंडक्टर को पकड़े हुए हैं और थंब जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, करंट की डायरेक्शन को, तब जो आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। आप लोग कभी भी यहाँ पे इस बात को लेके कंफ्यूज ना हो। कई बार होता क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही मैग्नेटिक फील्ड समझ बैठते हैं और ऐसा आपको नहीं समझना है। चलिए, तो अगला है आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल या फिर सिंपली इसको थंब रूल भी कहते हैं, थंब रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। क्या कहता है? मान लो ये मैं कंडक्टर को होल्ड किए हूं, ठीक है, कंडक्टर मैंने पकड़ रखा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये थंब है आपका, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, जिधर हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे होंगे, वो आपकी डिफाइन करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, क्या है राइट हैंड थंब रूल? इमेजिन, क्या करो आप? इमेजिन करो, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ कंडक्टर। क्या कर रहे हो आप? तो आप एक कंडक्टर को होल्डिंग किए हो, पकड़े हुए हो, होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर को होल्ड किए हो जो कैसा है? करंट को कैरी कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इफ थंब रिप्रेजेंट्स, या राइट हैंड थंब ऑफ राइट हैंड, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, जो फिंगर्स की कर्लिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगी? विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज में, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उसी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो आपको बताती है, किस बारे में बताती है? वो आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इतना नोट करिए, फोकस एडजस्ट करके चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो आपका क्या है? वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कह सकते हैं या फिर सर्कुलर कॉइल। हम लोग दो में से कोई एक लिख सकते हैं, चाहे सर्कुलर लूप लिख लें या फिर सर्कुलर कॉइल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, इसको या तो हम बेंड कर दें इस तरह से, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम क्या करें कोई सर्कुलर लूप ही ले लें, तो इस तरह से कॉइल बन जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, कार्डबोर्ड में लगा लेंगे। मान लो हमारे पास एक कोई कार्डबोर्ड है, तो उस कार्डबोर्ड में हम लोग उसको इस तरह से कुछ अरेंज करेंगे। ये कार्डबोर्ड होगा, ये इस तरह से हम कॉइल को लगा लेंगे, ठीक है। नीचे जो कॉइल के दोनों एंड्स हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से एक की के थ्रू। इस तरह का कुछ हमारा अरेंजमेंट बनेगा। मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। आपके पास कुछ इस तरह से ये कार्डबोर्ड होगा, ये कार्डबोर्ड होगा, इसमें ये आपकी एक सर्कुलर कॉइल होगी, एक सर्कुलर कॉइल है। इसका ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा होगा, नीचे ये आपकी कुछ इस तरह से निकली होगी, ठीक है, ये इस तरह से निकली होगी। इसको कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, एक बैटरी कनेक्टेड है ये, और बैटरी के साथ इसमें लगी होगी एक आपकी की, ठीक है। इस तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ, इसे आप डबल की बजाय सिंगल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़्यादा सही लगेगा आपको। चलिए, तो ये हमारा काय का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका कॉइल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये क्या है, ये आपका कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड है, कॉइल है। इसको हम लोग एज्यूम करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, इधर वाले को निगेटिव टर्मिनल। करंट आपका कुछ इस तरह से जाएगा, इस प्रकार से, ये होगी फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरह से करंट जाएगा,
मैं एक बार फोकस चेक कर लूँ कि क्या सारा कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल सारा कुछ क्लियर दिख रहा है। अब मुझे बनाना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। तो मिडल की बात करेंगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये करंट है तो इसके कैसे चारों तरफ होंगी, इस तरह से, ऐसे, फिर इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से। इधर भी वही रहेगा, पहले चारों तरफ सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे अगर हम इसके। और अगर मिडल में देखेंगे तो मिडल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी कैसी होगी, मिडल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होगी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। और ये कुछ ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी कॉइल थी, ये पूरा कंप्लीट कॉइल अगर देखा जाए तो वो कॉइल आपकी पूरी इस तरह से थी, ऐसे एक कॉइल थी। इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया था बैटरी से, ये बैटरी से कनेक्टेड थी की के थ्रू, ये आपकी की थी। इस तरह का अरेंजमेंट था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसे करके कार्डबोर्ड जो है कार्डबोर्ड प्लेस कर दिया, उसके बाद का आपका अरेंजमेंट है। तो अगर मैं बात करूँ कंसीडर की, कंसीडर में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, या एक सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं इस तरह से, टेक अ सर्कुलर कॉइल और बेंड द कॉपर वायर इन द रिंग फॉर्म या फिर सर्कुलर फॉर्म and close the key as the current flows in the magnetic field lines are represented in such manner। और ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगी, या तो हम इस कार्डबोर्ड पे आयरन की फिलिंग डालें या फिर मैग्नेटिक निडल की हेल्प से यूज करें। तो इसमें लिखना क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जितने भी वायर के सेगमेंट हैं वो कैसी होंगी, सर्कुलर होंगी या फिर, और जो मिडल होगा, मिडल में कैसी होंगी, तो मिडल में स्ट्रेट लाइन होंगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, इतना ही आपको लिखना है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड, तो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड, तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, या मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे ही अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो पहला वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट आई के। सेकंड वो इन्वर्सली हो जाएगी डिस्टेंस के, यानी किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइनिंग अबव, कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, बी डायरेक्टली आई बाई आर, और यही आपका हो जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये निकल के आती है मैग्नेटिक फील्ड, जहां म्यू नॉट होती है आपकी परमेबिलिटी। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अगर आपसे पूछा जाए बाई चांस के लिए, तो म्यू नॉट क्या है, ये है आपकी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो ये बताती है, या वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, TMA-1 ये होती है इसकी यूनिट। टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की, मीटर लेंथ की, और एम्पियर है करंट की। तो यहाँ से ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर ली हमने, और ये निकल आई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। आप इतना नोट करिए, चलिए नोट कर लीजिए। अगर आप और लिखना चाहें इसमें तो लिखेंगे क्या, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर ईच सेगमेंट ऑफ द वायर आर सर्कुलर। क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर ईच सेगमेंट ऑफ द वायर आर सर्कुलर एंड फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये कैसे सर्कल बनाती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन्स, और सेंटर के पास ये आपकी ऑलमोस्ट कैसी होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। अगर हम करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करें तो वो आपका बिहेव करता है मैग्नेट डिस्क की तरह, जिसका एक पोल आपका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा वाला पोल कैसा बिहेव करेगा, तो दूसरा वाला पोल आपका बिहेव करेगा लाइक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल। जहाँ पे क्लॉकवाइज है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे क्लॉकवाइज है वहाँ पे साउथ पोल होगा, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है वो होगा आपका नॉर्थ पोल। नोट कर लिया होगा आपने इतना, मैं रफ कर देता हूँ इसको, और फिर चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब है आपका सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, मान लो आपके पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, कोई लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इस पे आप नंबर ऑफ कॉपर वायर जो है लपेट दें, रैप कर दें।
और अगर इस अरेंजमेंट को आप बैटरी से कनेक्ट करवा रहे हैं, मैंने मान लिया कि इस अरेंजमेंट को बैटरी से कनेक्ट करवा रहे हैं आप, ये की है, ठीक है। ये बैटरी से जैसे ही आप करंट क्लोज करेंगे या की क्लोज करेंगे, जो की है बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस अरेंजमेंट को, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो एक आपका बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, एक आपका नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। सोलेनॉइड क्या है, तो सोलेनॉइड बता देते हैं। इसमें आपको हेडिंग आप ये भी डाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, या फिर आप खाली सोलेनॉइड। तो ये क्या है, इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इसकी रेडियस जो होती है, रेडियस के कंपैरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ओवर विच, जिस पे क्या होता है, नंबर ऑफ इंसुलेटेड, नंबर ऑफ इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब है वायर जो भी होगा उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जो इंसुलेशन होता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर आर रैप्ड, कॉपर वायर आर रैप्ड। और जैसे ही इस अरेंजमेंट को, एज दिस अरेंजमेंट, जैसे इस अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, कनेक्टेड टू अ बैटरी, और करंट फ्लोज, या फिर इसमें क्या हो, करंट फ्लो करे, फ्लोज, तो इसका एक एंड जो है वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो इट्स वन एंड बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड अदर एज साउथ पोल, एक नॉर्थ की तरह, अदर एज साउथ पोल, यानी यस पोल साउथ पोल की तरह एक बिहेव करता है, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। या फिर हम कह सकते हैं करंट फ्लोज, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा गया है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है इस अरेंजमेंट में, यहाँ पे एक आपका साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी, इधर जाएंगी, इधर आपकी कुछ इस तरह से जाएंगी, और ये बीच वाली आपकी स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ रहेंगी बाहर के लिए, और अंदर के लिए रहेंगी साउथ टू नॉर्थ। अब इसके लिए हम ये नॉर्थ साउथ कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी रहता है, और हाँ, अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर होता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन के। एन क्या है आपका, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी ये कॉइल्स के टर्न्स लगाए गए हैं पर यूनिट लेंथ, या फिर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मतलब यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन। और दूसरा आपका होता है डायरेक्टली करंट के, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो बी डायरेक्टली हो जाएगा एन आई। दिस इंप्लाइज दैट बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। म्यू नॉट वही है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपको जरूरत पड़े तो कैसे कम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं सोलेनॉइड में, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करके, दूसरा आपका क्या यूज करके, दूसरा आपका करंट यूज करके, करंट का अमाउंट जो है वो बढ़ा के। अगला आपका आता है क्लॉक रूल। क्लॉक रूल की क्या जरूरत पड़ती है, क्लॉक रूल आपका ये कहता है एक कि कौन सा फेज कब नॉर्थ पोल होगा, कब साउथ पोल होगा। देखो, तो करंट अगर आपका क्लॉकवाइज है, मान लो करंट है आपका क्लॉकवाइज, इस तरह से करंट जा रहा है, और एक में करंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज। दो तरीके हैं, क्लॉकवाइज और आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है, आप इसको मानेंगे नॉर्थ पोल। अगर क्लॉकवाइज है तो आप कौन सा पोल मानेंगे, साउथ पोल। डिफाइन भी लिखेंगे भी यही, इफ द करंट एट द एंड करंट इज क्लॉकवाइज, CW बोले तो क्लॉकवाइज, देन
इट इज साउथ पोल, यस पोल यानी कि साउथ पोल, वाइल इफ करंट जो है अगर कॉइल के एंड पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ACW बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, देन इट विल बी नॉर्थ पोल। ये कैसा होगा, ये आपका होगा एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल। तो अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज है तो वहां पे साउथ पोल होता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है तब वो आपका नॉर्थ पोल होता है। यही है आपका क्लॉक रूल। नोट करिए इतना, फिर हम चल रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ फिर से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं, कैसे बनती हैं? अभी आपने पढ़ा होगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या थी? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब था, उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉपर वायर लपेट दिए गए थे और जैसे ही हम उसमें करंट फ्लो कर रहे थे वो आपका बिहेव कर रहा था मैग्नेट की तरह। अगर उसी सोलेनॉइड के अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, आयरन कोर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिटेंटिविटी ज़्यादा होने का मतलब है वो जो मैग्नेटिज्म है यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को धारण करने का जो गुण होता है उसे बहुत देर तक बनाए रखता है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम करते क्या हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है? इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसको हम प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई प्लेसिंग, क्या करके? बाई प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस करना है और इस कोर को किसके अंदर प्लेस करना है? बाई प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, और ये हम प्लेस करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करते हैं। या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिंपली सोलेनॉइड्स इन विच सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है इनके एप्लीकेशंस की या फिर इनके यूजेस की। तो एप्लीकेशंस में बहुत सारा एप्लीकेशन है। एक तो पहला आपका माइक हो जाएगा, माइक के बाद में टेलीफोन और जो आपके स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स में यूज होता है। स्पीकर्स ऑडियो वीडियो में, टेलीविज़न में और किस में? जो आपकी इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स उनमें यूज होता है। बहुत ढेर सारे एप्लीकेशन है। और जब हैवी वेट वगैरह लोड उठाते हैं तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग में या लोड लिफ्टिंग में इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये बात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसमें इस बार हम देखेंगे कि फोर्स जो है वो कितना लग रहा होगा एक ऐसे कंडक्टर पे जिसको हमने प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगली हेडिंग है आपकी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको कहाँ रखा गया है? तो ये आपका प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके लिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे एनसीईआरटी वाला एक एक्टिविटी। एनसीईआरटी वालों ने जो एक एक्टिविटी करवाई है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उस एक्टिविटी से और एक अपना कुछ बताएंगे। तो पहली बात, सबसे पहले हम बताते हैं अपना वाला, उसके बाद में चलेंगे एक्सपेरिमेंट पे। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ हमने कंसीडर कर ली L है और इसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको अगर इनवर्ड है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आपकी ये आउटवर्ड है बाहर के लिए, मतलब ये तो अंदर के लिए ऐसे है, अगर बाहर के लिए होगी तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से डॉट से। ठीक है, तो अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें करंट जा रहा है I। मान लो हम कोई यहाँ पे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हम क्या करना चाह रहे हैं? R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B की वजह से। यानी कंडक्टर को हमने किस में रखा? फील्ड में रखा। और इसमें कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा था? I फ्लो कर रहा था। इसकी लेंथ कितनी थी? L थी और इसको रखा गया B में। R डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालें कि कितना फोर्स लग रहा होगा तो वो कैसे? चलिए, तो जो फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IBL के, या फिर कई बार इसको जो ये फैक्टर है उसका हम साइन थीटा भी ले लेते हैं। मैक्सिमम की बात करते हैं तो वहां पे F इक्वल टू क्या आ जाता है? F इक्वल टू निकल के आता है आपका IBL। ठीक है,
जो फोर्स है वो प्रोडक्ट होता है करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का। जो फोर्स इस पे लग रहा होगा कंडक्टर पे। सेटअप मैंने तैयार कर दिया है, ये आपका सेटअप कुछ एनसीईआरटी वाला है। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला स्टेप लेना है तो आपको टेक करना है एक वायर, एक आपका कॉपर वायर है, ए बी है, जो आपका प्लेस्ड है या फिर हैंग्ड है स्प्रिंग से, तो हैंग्ड थ्रू स्प्रिंग्स, ये आपका किसके थ्रू स्प्रिंग्स है, स्प्रिंग्स किसी एक स्टैंड से, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस वायर ए बी को कनेक्ट करवा देंगे। तो कनेक्ट दिस वायर, इस वायर को कनेक्ट करना है थ्रू अ बैटरी एंड की, किसके थ्रू, थ्रू अ बैटरी एंड की, बैटरी और की के थ्रू क्या करना है, कनेक्ट करवा देना है। अब इसके बाद में जैसे की को प्रेस करेंगे, एज द की इज प्रेस्ड, जैसे की को दबाएंगे, की को स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा। जब करंट इस तरह से जाएगा तो क्या होगा कि जो वायर है वो आपका मूव करेगा डाउनवर्ड। तो द वायर ए बी, जो आपका वायर ए बी है वो आपका मूव करता है किधर की तरफ, तो मूव्स डाउनवर्ड। और वही अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को फिर से चेंज करें, यानी कि इसको रिपीट करें, रिपीट अगेन या रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, ठीक है, रिपीट अगेन बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम इसको रिपीट करें, तब हम क्या देखेंगे, पहले ये नीचे को जा रहा था, इस बार ये क्या करेगा, वायर ऊपर को जा रहा होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जो ये कंडक्टर ए बी है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, एक बार ये डाउनवर्ड लग रहा है, एक बार ये लग रहा है अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कौन सा रूल यूज करें जो कि हमें ये बताए कि डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो मान लो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, आप इसको इस तरह से फैलाएं कि थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सब आपस में परपेंडिकुलर हों। तब क्या होता है, अगर थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो ये लास्ट वाली है ये किसको शो करती है, करंट को शो करती है, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और आपका लास्ट वाला करंट, तो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स F होता है, मैग्नेटिक फील्ड B होती है, करंट होता है आपका I, ठीक है, FBI। FBI अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, तो आपको FBI का ध्यान रखना है। इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इफ वी स्ट्रेच ओवर हैंड, अगर हम स्ट्रेच करें अपने हैंड को या ओवर लेफ्ट हैंड, ठीक है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को फैलाएं इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, सच अ वे दैट कि थंब, फोर फिंगर और लास्ट वाली आपकी मिडल फिंगर, तो थंब कॉमा फोर फिंगर, फोर का मतलब ये नहीं कि चारों फिंगर है, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, और मिडल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, देन थंब क्या करेगा, थंब सोज क्या करता है, थंब सोज डायरेक्शन ऑफ, थंब किसकी डायरेक्शन शो करता है, फोर्स की, कॉमा फोर फिंगर सोज डायरेक्शन ऑफ, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की, तो फोर फिंगर सोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल फिंगर, जो आपकी मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन शो करेगी, तो मिडल फिंगर सोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, समझ गए। अगर हम अपने हाथ को, लेफ्ट वाले हाथ को इस तरह से फैलाएं कि थंब रिप्रेजेंट करे फोर्स, पहली बात तो इस तरह से फैलाएं कि कैसे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ज़्यादा मत फैलाना, ज़्यादा में क्या होता है कई बार चीज़ें ज़्यादा फैल जाती है, फट जाती हैं, तो इतना भी ध्यान रखना, फटे भी ना, ठीक है। थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, फोर्स को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी किसको, फोर्स के बाद में मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडल फिंगर है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है करंट को। आप इतना नोट करिए, फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। नोट कर लीजिए इतना।
तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अगला, वो टॉपिक है जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। बोर्ड में चांस रहता है या फिर एसी जनरेटर के या फिर इलेक्ट्रिक मोटर के। तो हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, ये क्या है? ये आपका एक डिवाइस है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी हेल्प से ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। जिस काम को करने में हम महीने लगा देंगे, घंटों में कर देता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस। ये क्या है? आपका एक डिवाइस है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसका काम होता है विच इज़ यूज्ड, जिसको हम लोग यूज करते हैं। मैं फोकस सेटअप कर लूँ एक बार। और इसको हम यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? तो विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द, किसमें किसको कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। मैं एक बार फोकस फिर से सेटअप कर लूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमारा ये हो गया था इलेक्ट्रिक मोटर। फोकस एडजस्टमेंट के बाद आते हैं टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया था, एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे पूछता है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा और इसकी वर्किंग क्या होगी, या फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो अगला जो हमें बताना है वो बताना है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये आपका वर्क करता है, इट इज बेस्ड अपॉन द, ये आपके किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उस पे ये आपका वर्क करता है। इसमें होगा क्या? करंट जाएगा कंडक्टर में, और करंट वो क्या प्रोड्यूस करता है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या फिर कंडक्टर को जब हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वही सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल के बाद में अगला जो है वो आता है आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें ये देखना है कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाता है, आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल या वर्किंग। प्रिंसिपल एक ही बात है, एंड वर्किंग दो चीजें पूछी जाती हैं, या फिर आपसे इंडिविजुअली डायग्राम में कोई फंक्शन पूछ दिया जाएगा। इसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें एक आर्मेचर कॉइल होती है। आर्मेचर कॉइल कैसे बनती है? किस तरह से? सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर कॉपर वायर लपेट दिया, तो एक आपके पास कॉइल बन गई PQRS। ठीक है, हमने मान लिया, कुछ बुक्स में इसको ABCD भी माना गया है, वो आपका अपना मैटर है, आप इसे कैसे भी मान सकते हैं। इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसमें इस कॉइल में अटैच्ड होती हैं दो स्प्लिट रिंग्स, या फिर जो कंबाइनली जिनको कहा जाता है कम्यूटेटर। एक स्प्लिट रिंग होगी इस तरह से, कोई स्प्लिट रिंग होती है, दो स्प्लिट रिंग होगी, एक होगी आपकी C2, एक होगी C1। इससे अटैच होते हैं कार्बन ब्रशेस, दो कार्बन ब्रशेस होंगे, एक आपका B1 और एक आपका B2। इसको उसके बाद में कनेक्ट किया जाता है बैटरी से, और बैटरी से कनेक्ट किया जाता है एक आपकी की के थ्रू। यहाँ पे की लगी होगी। अब होगा क्या? जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे, ठीक है, ये की है, ये आपकी बैटरी है, की है, बैटरी है, और की को प्रेस करेंगे। उससे पहले एक बार मैं कंस्ट्रक्शन फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है? एक आर्मेचर कॉइल होती है, यानी कि एक सॉफ्ट आयरन कोर होगी, या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल भी बोल सकते हैं। उस कोर के ऊपर नंबर ऑफ कॉपर वायर लपेट देंगे, तब जो बनती है वो आपकी क्या होती है? आर्मेचर कॉइल, जो आपकी सराउंडेड होती है दो मैग्नेट से, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से, या फिर कई बार इस मैग्नेट की जगह पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इस कॉइल को, जब आपकी PQRS है, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल। तो इस आर्मेचर कॉइल को कनेक्ट किया जाता है दो स्प्लिट रिंग से, C1 और C2 से, और ये C1 और C2 जो हैं वो आपके अटैच होते हैं किससे? तो ये C1 C2 आपके अटैच होते हैं दो कार्बन ब्रशेस से। और कार्बन ब्रशेस आपके कौन से हैं? कार्बन ब्रशेस हैं आपके B1 और B2। तो जितना मैंने बताया ये सारा कुछ लिखते हैं।
प्रिंसिपल हो गया, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देन बात आती है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, या फिर आप लिख सकते हैं आर्मेचर कॉइल, कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, या फिर इसी को आप बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, तो इसका नाम दे दिया मैंने PQRS। और ये कॉइल सराउंडेड होती है, घिरी होती है दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से। तो ये कॉइल क्या है, सराउंडेड बाई किससे सराउंडेड है, टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स। तो टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल से ये सराउंडेड है, मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। एक आपका नॉर्थ पोल होगा और एक कौन सा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा साउथ पोल। दो पोल हो गए। फिर इसके बाद की कहानी क्या है कि इस कॉइल को फर्दर कनेक्ट किया जाएगा दो स्प्लिट रिंग से, और स्प्लिट रिंग इस तरह से होती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे। तो कंबाइनली ये पूरा क्या बोला जाता है, ये जो स्प्लिट रिंग्स है C1 C2, इनको कंबाइनली बोलते हैं कम्यूटेटर। फोकस एडजस्ट कर लूं एक बार, चलिए। तो दिस कॉइल इज फर्दर, इसको आगे किससे कनेक्ट किया गया है, फर्दर कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग्स, इसको दो स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया गया है। ब्रैकेट में इसको बोलते हैं कॉमनली कम्यूटेटर। अगर स्प्लिट रिंग की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है, ये जब ऐसे रोटेट करती हैं तो ये इस पूरी कॉइल को इस अरेंजमेंट से अलग करती हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा जब ये मूव करेगा, अगर ये इस तरह से ना हो, एक तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाती हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कॉइल की डायरेक्शन को चेंज करवाती हैं। दूसरा इनका काम होता है ये डिस्कनेक्शन प्रिवेंट करती हैं। अगर ये वायर यहाँ पे ये ना लगी हो, तो जब ये मूव करे वायर डायरेक्टली, ऐसे वायर मूव करेगा तो पूरा जो कनेक्शन है वो उलझ जाएगा। तो पहला इनका काम होता है टू प्रिवेंट डिस्कनेक्शन। ये जो C1 C2 हैं क्या है, आपकी स्प्लिट रिंग्स हैं, और जो कार्बन ब्रशेस हैं तो ये क्या है, आपके कार्बन ब्रशेस। इनका काम होता है पोलरिटी को चेंज करवाना, यानी कि पोलरिटी कैसे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव जो पोलरिटी होती है वो चेंज करवाते हैं कार्बन ब्रशेस, ठीक है। चलिए, तो दिस कॉइल इज फर्दर कनेक्टेड टू टू स्प्लिट रिंग्स कॉमा कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट होते हैं, कॉमा अ बैटरी, और इसके बाद में, इस बैटरी के बाद में किससे कनेक्ट होते हैं, बैटरी एंड अ की, इस की से, ठीक है। ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। क्या अरेंजमेंट हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ अ आर्मेचर कॉइल या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, आप ABCD भी ले सकते हैं। दिस कॉइल इज सराउंडेड बाय टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स या मैग्नेटिक पोल्स, एंड दिस कॉइल इज फर्दर कनेक्टेड टू टू स्प्लिट रिंग्स C1 and C2, commonly known as commutator, and then two carbon brushes B1 and B2, a battery and then a key। ये पूरा क्या हो गया, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। फिर हम बात करते हैं वर्किंग की, और वर्किंग क्या है, वर्किंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्किंग समझिएगा। पहले जैसे ही हम इस की को स्विच को ऑन करते हैं, सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो हमारी कॉइल है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, इस की को प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करते ही आपका करंट जो है वो करंट फ्लो करेगा इस तरह से। करंट कैसे जाएगा, B2 से C2, एक सेकेंड, हाँ। तो करंट जो है वो कैसे जाएगा, सबसे पहले B2 में जाएगा ब्रश, B2 से C2 से ये आपका राइट आर्म, ये क्या है आपकी राइट आर्म है, तो राइट आर्म RS में जाता है, और S to R जाएगा, देन R to Q, फिर उसके बाद में Q to P, और फिर आपका फाइनली बाहर निकल आता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गया। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर के लिए है, तो मैं पूरा अपना जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको यहाँ पे अप्लाई करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये बताता है फोर्स को, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए है, अब करंट आपका नीचे के लिए है, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट है। ये आपका क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में होती है बाहर के लिए, और जो आपका मोशन है, सॉरी जो करंट है वो डाउनवर्ड है, तो करंट डाउनवर्ड जा रहा है, यही तो करंट के लिए थी। ये फोर्स था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उस साइड में है, तो फोर्स आपका किधर लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड, यानी कि ऊपर के लिए, ठीक है। अगर कॉइल हॉरिजॉन्टल रखी है तो इस तरह की सिचुएशन होगी, ये करंट जा रहा है ऐसे,
इस तरह से ये करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए, करंट इधर जा रहा है, फोर्स ऊपर के लिए लग रहा होगा। तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा अपवर्ड, ठीक है, इधर वाले पे अपवर्ड फोर्स लगता है। इस वाले की बात करेंगे तो इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से नॉर्थ के लिए, लेकिन इस बार जो हमारा करंट है वो ऊपर के लिए, करंट ऊपर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए, फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, यानी कि ये आपका लग रहा है नीचे की तरफ। इस तरह की सिचुएशन बन रही है। अगर मैं इस कॉइल को देखूं, मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए, करंट इधर के लिए, फोर्स किधर, नीचे की तरफ, तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। अब ये सारा कुछ हमें लिखना है और इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इधर मैं लिखवाता हूं फोकस सेटअप करके। चलिए, वर्किंग में क्या है, इनिशियली सबसे पहले इनिशियली द कॉइल, जो आपकी कॉइल है आर्मेचर कॉइल, वो किस पोजीशन पे है, तो कॉइल इज एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कॉइल आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, की को प्रेस करेंगे। तो एज द की इज प्रेस्ड, जैसे हम की को दबाते हैं या फिर की को स्विच को ऑन करते हैं, की इज प्रेस्ड, द करंट फ्लोज, करंट आपका कैसा फ्लो करता है, तो करंट फ्लोज, करंट आपका फ्लो करेगा C2 टू राइट आर्म RS, किसके थ्रू कार्बन ब्रश B2, यानी कि थ्रू B2। तो मैंने क्या लिखवा दिया यहां तक, सबसे पहले कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, की को प्रेस किया, करंट आपका C2 में गया, C2 से S2R गया, यानी कि राइट आर्म RS में गया, किसके थ्रू, कार्बन ब्रश B2, एंड देन इसके बाद में जाएगा आपका P2Q इन लेफ्ट आर्म PQ। अब देखो, ये वाली राइट आर्म मान ली, ये वाली मान ली लेफ्ट आर्म, तो इन लेफ्ट आर्म PQ। इसके बाद में P2Q जाएगा, Q2P जाएगा किसमें, P2Q नहीं बल्कि Q2P होगा यहाँ पे, तो Q2P जाएगा किसमें, लेफ्ट आर्म PQ में। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आपकी साइड या राइट आर्म है वो आपकी किधर जाएगी, राइट आर्म मूव करेगी डाउनवर्ड, राइट आर्म RS मूव्स, राइट आर्म RS जो है वो किधर मूव कर रही है, तो ये आपकी मूव्स डाउनवर्ड्स, एंड लेफ्ट आर्म PQ जो है वो आपकी किधर मूव करेगी, मूव्स अपवर्ड, ये आपकी ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड्स मूव करेगी। और आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, देखो मान लो ये आपका RS है, ये आपका PQ है, आधे रोटेशन के बाद यानी 180 के बाद ये आपका क्या है, PQ, इधर आपका ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब जब ये आधी रोटेट हो गई, नॉर्मल पोजीशन ये है, ये ऐसी रोटेट हो गई, अब RS इधर था लेकिन अब इधर क्या हो गया, PQ हो गया। देखो पहले इधर RS है, इधर PQ है, जब ये घूम गई तो PQ आपका उधर चला गया, RS इधर हो गया, यानी कि इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है हाफ रोटेशन के बाद। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, मैं इधर लिख दूंगा इसको, आफ्टर हाफ रोटेशन, यानी कि आधे रोटेशन के बाद जो PQ है वो आपका RS हो जाता है और RS जो है वो आपका PQ हो जाएगा। तो क्या लिखना है, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद यानी आधा घूमने के बाद PQ आपका बिकम्स या फिर अपीयर्स, PQ जो है वो RS हो जाता है और RS जो है वो आपका क्या हो जाता है, RS अपीयर्स या बिकम्स PQ। ठीक है, PQ RS हो जाएगा, RS PQ हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पहले आपका RS डाउनवर्ड जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, RS जो है वो आपका मूव करेगा, RS मूव्स अपवर्ड्स, RS आपका अपवर्ड जाएगा और PQ कैसा जाएगा, तो PQ इस बार जाएगा डाउनवर्ड्स, PQ मूव्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब ये फिर से यही होगा, फिर से ये रिपीट करता रहेगा, एंड दिस रिपीट्स अगेन एंड अगेन, ये आपका रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन, बार बार ये रिपीट करेगा। और जो मोटर है वो आपका क्या करेगा, मोटर आपका वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। यही है मोटर की वर्किंग, एक बार फिर से समझ ले, मैं बता देता हूं। सबसे पहले कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, इनिशियली द कॉइल इज एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज द की इज प्रेस्ड, जैसे हम की को दबाते हैं करंट फ्लोज
C2 राइट आर्म RS थ्रू कार्बन प्लस B2, इस B2 के थ्रू देन Q2P इन लेफ्ट आर्म PQ। ठीक है, इतना हो गया। फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड अप्लाई करेंगे। मान लो इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो करंट डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ करंट जा रहा है, करंट है इसे नीचे कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नीचे के लिए, फोर्स इधर के लिए हो जाएगा। ठीक है, इधर के लिए अगर इस कॉइल को ऐसे रख के देखेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, फोर्स आपका लगेगा ऊपर के लिए, यानी कि इस पे बर्ड के लिए फोर्स लगेगा, ऊपर के लिए जाएगा, ये वाला नीचे के लिए जाएगा, और ये ऐसे चलता रहेगा, ये लगातार रिपीट करता रहेगा और मोटर जो है वो वर्किंग हमारा स्टार्ट कर देता है। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानने से पहले हम लोग जानेंगे माइकल फैराडे के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। माइकल फैराडे ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक कॉइल ली, इस तरह से एक आपकी कोई कॉइल थी, सर्कुलर कॉइल, इससे कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, जी जैसा ये जी बना होता है, ये आपका डिवाइस होता है जिसका काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। ये किसी भी कंडक्टर में करंट का पता लगाता है कि करंट फ्लो कर रहा है या आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया, एक क्या लिया, कॉइल ली, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और इसके पास एक मैग्नेट को लेके आए। अब मैग्नेट को जैसे ही इन्होंने मूव करवाया, मैग्नेट से क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से होके गुजरी, यानी कि इस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट किया, तो इस कॉइल में क्या हुआ, एक करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, ये एक नॉर्थ पोल था, ये आपका साउथ पोल था। दोबारा इन्होंने क्या किया, अपोजिट, तो गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव यानी कि राइट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। दोबारा फिर से ये इस बार अपोजिट लेके आए, तब क्या था, अपोजिट साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा था। अगली बार इन्होंने क्या किया, कॉइल को कांस्टेंट, सॉरी मैग्नेट को कांस्टेंट रखा। अगली बार इन्होंने कॉइल को मूव करवाया, फिर से क्या देखा, तो इस तरह से क्या पता चला, अगर एक कॉइल है यानी कि एक कंडक्टर है, उसके परपेंडिकुलर मूव करवा रहे थे किसी भी मैग्नेट को, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेट रखी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि हम कॉइल को लेके दौड़े इसकी तरफ। ठीक है, तो कॉइल को लेके दौड़ेंगे। अब जैसे ही हम इसको कॉइल को इसकी तरफ लेके जाएंगे, फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होंगी, फिर से इस कॉइल में क्या होगा, इस कॉइल में आपका इंड्यूस होता है ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से क्या इंड्यूस हो जाता है, करंट, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपका क्या है, फिनोमेना है। तो इट इज द फिनोमेना, ये आपका क्या है, ये आपका एक फिनोमेना है, यानी कि एक घटना है, परिघटना है। इट इज द फिनोमेना इन विच, जिसमें क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर, तो इन विच व्हेन अ कंडक्टर, कंडक्टर जो है उसको मूव करेंगे, कंडक्टर इज मूव्ड परपेंडिकुलर, उसको परपेंडिकुलर मूव करवाया जाता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाया जाता है। तो ये क्या करता है, इंड्यूसेस, इसमें इंड्यूस होता है। इंड्यूस का मतलब है विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन ही होता है एक तरह से, या इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पूरा एक सर्किट कंप्लीट कराने में, यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज को पूरा एक सर्किट कंप्लीट कराने में, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसे बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड हेंस अ करंट, और इस तरह से क्या होगा, हेंस अ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, इज known as इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन। आप इसमें और क्या लिख सकते हैं, या तो जरूरी नहीं है कि कंडक्टर को मूव करवाया जाए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक कई बार क्या होता है कि मैग्नेट को भी मूव करवा सकते हैं कंडक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMI। ये आपका इजी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है, फिनोमेना है प्रोडक्शन of induced EMF and hence a current whenever a conductor is moved perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। नेक्स्ट आपकी बात आती है राइट हैंड थंब रूल की, सॉरी
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। तो अभी पिछला वाला टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इस बार है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है आपसे? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसके अकॉर्डिंग होता क्या है? फिर से मैं एक बार फोकस जरा सा सेटअप कर लूं। तो क्या कहता है ये रूल आपसे? मान लो आपने, ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड है, इस तरह से ये राइट हैंड है आपका। अब ये थंब जो है, अगर हम अपने राइट हैंड को इस तरह से फैलाएं कि थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये आपस में कैसी हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है, फैलाना है, तब थंब क्या करेगा? थंब मोशन की बात करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन को। ये जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडल फिंगर है वो शो करती है आपकी करंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है MBI, एम बोले तो मोशन, बी मैग्नेटिक फील्ड और आई करंट। तो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू राइट या फिर फ्लेमिंग्स, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स के किस रूल के? राइट हैंड रूल, RHR अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच ओवर हैंड, अगर हम अपने हाथ को फैलाएं तो स्ट्रेच ओवर हैंड, अपने हाथ को फैला रहे हैं आप, यहाँ पे राइट हैंड भी कर सकते हैं, स्ट्रेच ओवर राइट हैंड इन सच अ वे, कुछ इस प्रकार से, दैट थंब, ये आपका थंब है और क्या फोर फिंगर, थंब के साथ फोर फिंगर और आपकी मिडल फिंगर एंड मिडल फिंगर, मिडल फिंगर ये सब कैसे हो? परपेंडिकुलर हो, मिडल फिंगर आर परपेंडिकुलर, ये आपका साइन है, सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब जो थंब है, थंब आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो थंब शोज मोशन ऑफ द कंडक्टर, या फिर थंब शोज मोशन या मोशन ऑफ कंडक्टर। जो आपकी फोर फिंगर है, तो फोर फिंगर क्या शो करेगी? फोर फिंगर शोज, ये रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। एंड लास्ट वाला आपका क्या है? लास्ट वाली है आपकी मिडल फिंगर, तो मिडल फिंगर शो करती है, मिडल फिंगर शोज द, क्या शो करती है? तो मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट टेस्ला होती है, इसकी एम्पियर होती है, और मोशन तो वो वेलोसिटी के टर्म में आती है। इतना आप नोट करिए, फिर चलेंगे हम अगले इसके एप्लीकेशन पे। आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए कि जो आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है इसका एप्लीकेशन क्या होता है? तो इसका एप्लीकेशन होता है AC जनरेटर। AC जनरेटर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड पे, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। मेनली जो प्रिंसिपल है वो आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो आपका अपोजिट है, एंटी है। किसका अपोजिट है? तो ये आपका अपोजिट है आपका एक पहला वाला जो टॉपिक था, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जस्ट एंटी होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एंटी होता है। वहां पे कहा जाता है कि आपका करंट जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है तब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है आपका AC जनरेटर। AC बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, दो टाइप का करंट होता है, एक आपका DC होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट करंट होता है। AC करंट की बात करें तो AC करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से ऊपर नीचे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। इंडिया में इसका वोल्टेज 220 होता है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि विदेशों में 100 होती है। तो हेडिंग क्या है आपकी? AC जनरेटर या फिर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, AC जनरेटर। AC जनरेटर क्या है? ये आपका डिवाइस है, तो इट इज अ डिवाइस। और इसका काम क्या होता है? तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि जो मोशन है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो विच कन्वर्ट्स, जो आपका कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर था वो उसका अपोजिट था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था मैकेनिकल में। ये आपका कर रहा है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
प्रिंसिपल की बात करें तो वो उन दोनों में कंपैरिजन की बात करें, वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क कर रहा था, ये आपका वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो इट इज बेस्ड अपॉन द EMI बोले तो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। नेक्स्ट अगली बात आती है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी सिमिलर होता है। वहाँ पे आपका क्या था, ये आर्मेचर कॉइल है या आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ भी आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका नाम दे देंगे PQRS, फिर से आप इसे ABCD मान सकते हैं। इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर पड़ी होगी, सॉफ्ट आयरन कोर होगी इस तरह से, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर का काम होता है रिटेंटिविटी बनाए रखती है, यानी कि मैग्नेटिज्म जो है वो ज़्यादा देर तक बनाए रहेगी। एक आपका पोल होगा और यहाँ पे एक शैफ्ट लगी होती है, ठीक है। ये जो क्या है, ये आपकी शैफ्ट है। इस शैफ्ट को रोटेट करवाते हैं हम लोग, तो इस शैफ्ट को रोटेट करवाएंगे। इसके सराउंडिंग में क्या होगा, दो मैग्नेट होंगे, एक नॉर्थ पोल है, एक आपका साउथ पोल होगा, ठीक है। तो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इस कॉइल को कनेक्ट किया जाता है स्लिप रिंग से। यहाँ पे आपकी स्लिप रिंग होगी, एक स्लिप रिंग यहाँ होगी, यहाँ एक कार्बन ब्रश होगा, यहाँ पे एक दूसरा कार्बन ब्रश होगा। कार्बन ब्रश को ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रश इससे अटैच्ड है, ये कार्बन ब्रश इससे अटैच्ड है। इसके बाद में इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा लोड से, या फिर इसको वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो लोड है ये आपका, ये और ये दोनों क्या है, तो ये हैं आपके कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस का काम वही होता है पोलैरिटी को चेंज करवाना। ये स्लिप रिंग्स, ये आपकी R2 है, ये R1 है स्लिप रिंग। ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों हैं आपकी स्लिप रिंग्स, ठीक है। ये स्लिप रिंग्स हो गई, और ये आपके क्या हो गए, कार्बन ब्रशेस हो गए। ये आपका लोड हो गया, मतलब जहां हमें भेजना है। इसके बाद में फोकस को सेटअप करके इसका डेटा लिखवाना शुरू करता हूं। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular coil with soft iron core। सॉफ्ट आयरन कोर, रेक्टेंगुलर कॉइल के बाद में आप क्या नाम लिख लेंगे इसका, कॉइल का PQRS विद सॉफ्ट आयरन कोर, जिसे हम क्या बोलेंगे, नोन एज आर्मेचर कॉइल। इसको हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। और फिर से वही रहेगा, दिस कॉइल इज सराउंडेड बाई टू स्ट्रॉन्ग पोल्स। इस कॉइल को दो स्ट्रॉन्ग पोल से सराउंडेड किया है, एंड फर्दर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है, कॉमा कार्बन ब्रशेस के साथ, और देन टू अ लोड, किसी लोड से, मतलब जहां पे हमें ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इसको हमें जहां पे सप्लाई करना है, ठीक है, देन टू अ लोड। अब इसके बाद में बात आती है इसकी वर्किंग की, कि ये आपका वर्क कैसे करता है। वर्किंग, ये जो पूछा जाता है वो क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल या फिर खाली प्रिंसिपल। उसके बाद में वर्किंग, इंपॉर्टेंट दो ही होते हैं। तो वर्किंग में क्या है, सबसे पहले कॉइल हमारी किस पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। हम इसको कैसा मूव करवाएंगे, हम इसको मूव करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये जो RS है, RS आपकी अपवर्ड मूव करेगी, और PQ जो है वो डाउनवर्ड। सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी। ये मान लिया हमारे पास क्या है, या फिर मैं कोई हल्की बुक लेता हूँ, तो ये मैंने मान लिया कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल कॉइल है, ठीक है। ये आपका PQ है, ये RS है। अब ये जब इस कॉइल को ऐसे मूव करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो ये जो आपका RS है वो ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा, PQ नीचे जाएगा, इस तरह से। इस बार जो ये RS था ये PQ की जगह पे आ गया, जो PQ है वो RS की जगह पे आ गया। फिर से इस बार आपका PQ ऊपर जाएगा, पहले आपका क्या PQ नीचे जा रहा था, इस बार PQ ऐसे ऊपर जाएगा,
फिर ये इस तरह से रोटेट होता रहेगा, और जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक कॉइल जो है वो कट करेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगी तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ, और करंट इंड्यूस हो जाएगा। उस करंट की डायरेक्शन बताएंगे हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये करंट बाहर आपका निकाल लिया जाता है, लोड पे जहां जरूरत होती है वहां हम सप्लाई कर देते हैं। तो वर्किंग में क्या फिर से वही रहेगा, इनिशियली हमारी कॉइल किस पोजीशन पे है, तो इनिशियली द कॉइल इज एट, कॉइल आपकी किस पोजीशन पे है, एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कॉइल आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। कॉइल को हम रोटेट करेंगे, कॉइल इज रोटेटेड, कॉइल को क्या किया गया है, रोटेट किया गया है, रोटेटेड थ्रू सैफ्ट, जो सैफ्ट लगी है उसके थ्रू रोटेट किया गया है। किस डायरेक्शन में, तो इन एंटी क्लॉकवाइज, ACW बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया गया है। अब क्या होगा कि जो आपकी राइट आर्म आर्या से अपवर्ड मूव करेगी, लेफ्ट आर्म PQ डाउनवर्ड, तो नाउ राइट आर्म RS ये आपकी मूव्स करती है, कैसी मूव्स अपवर्ड्स, ये आपकी अपवर्ड मूव करती है। एंड लेफ्ट आर्म, जो आपकी लेफ्ट आर्म है PQ, वो कैसी मूव करेगी, तो जो लेफ्ट आर्म PQ है वो आपकी मूव करती है डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड्स, ये आपकी डाउनवर्ड मूव करती है। एंड कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो सराउंडिंग में मैग्नेट है इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, एंड हेंस इंड्यूसेस एन करंट, इंड्यूसेस अ करंट इन द कॉइल, कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। करंट से पहले ईएमएफ होता है, उसके बाद में करंट होता है, विच इज टेकन आउट, जिसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, तो विच इज टेकन आउट, ठीक है। अब हम बताएंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें हमें यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करेंगे, फिर हम बताएंगे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। तो समझिएगा, विच इज टेकन आउट। अब देखो यहां पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो सबसे पहले जो ये आपका राइट हैंड रूल है, आपको पता होना चाहिए, थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन को, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये आपका जा रहा है डाउनवर्ड, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन ये हमारा कैसा रहेगा, थंब, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशन को, मोशन है डाउनवर्ड, RS ऊपर के लिए, PQ नीचे के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन है, ये आपका क्या है, ये डाउनवर्ड है, मोशन है, यानी कि PQ आपका नीचे जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ है, तो उधर के लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, आउटवर्ड होगी, कहने का मतलब है। तो ये डायरेक्शन करंट हो जाएगी Q to P। यहाँ पे बात करेंगे RS वाले में, इसमें क्या हो जाएगा, फिर से हमें सेटअप करना है। तो इस बार जो आपका RS है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि जो मोशन है वो अपवर्ड है, मोशन अपवर्ड है, इस तरह से अपवर्ड मोशन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, मोशन इधर के लिए, और करंट किधर जाएगा, तो करंट जाएगा आपका इस तरह से, ये पूरा इस तरह सिंबल है, ये RS में करंट जाएगा इधर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए, मोशन आपका ऊपर के लिए, तो ये आपका हो जाएगा RS। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फ्लेमिंग का फोकस चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट कैसा फ्लो कर रहा है, तो करंट आपका फ्लो कर रहा है Q to P इन लेफ्ट आर्म, Q to P इन लेफ्ट आर्म, एंड S to R इन राइट आर्म। सो डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है आपकी, वो हो जाएगी S से R की तरफ और R से Q, Q से P की तरफ, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई SRQP। ये क्या है SRQP, ये करंट की डायरेक्शन है,
इसके बाद में हम लोग चलेंगे उधर की तरफ। फोकस में एक बार फिर से सेटअप कर लूँ। हाँ, तो अब हम क्या देखते हैं कि ये तो आपकी डायरेक्शन हो गई एक बार के लिए। अब हो क्या रहा है, मैंने क्या बताया था कि जो आपका आर एस है, हाफ रोटेशन के बाद में जो आर एस आपका इधर है वो इस बार ऐसे घूम जाएगा। जब कॉइल 180 डिग्री घूम के आएगी तो आर एस इधर आ जाएगा, यानी कि आर एस इधर आ जाएगा, पी क्यू उधर चला जाएगा। इस तरह से कॉइल है, ऐसे घूम के जाएगी ऐसे, ठीक है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा घूमने के बाद, यानी कि जब ये घूम रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो आफ्टर हाफ रोटेशन पी क्यू अपीयर्स, या फिर पी क्यू बिकम्स आपका, पी क्यू बिकम्स आर एस एंड आर एस बिकम्स पी क्यू, या आर एस आपका अपीयर होगा क्या, पी क्यू, तो आर एस बिकम्स पी क्यू। अब इस बार क्या होगा, नाउ पहले हमारा आर एस ऊपर जा रहा था, इस बार आर एस नीचे जाएगा, पी क्यू ऊपर जाएगा, तो पी क्यू मूव्स अपवर्ड, पी क्यू आपका अपवर्ड मूव करेगा एंड अपवर्ड्स, एंड आर एस मूव्स डाउनवर्ड। आर एस कैसा मूव कर रहा है, तो आर एस मूव्स डाउनवर्ड्स। अब अगर हम बात करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस बार डायरेक्शन कैसी होगी, तो राइट हैंड रूल, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो करंट फ्लोज। अब इस बार क्या है, इधर आपका पी क्यू आ जाएगा, तो इधर आपका पी हो गया, इधर क्यू हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका आर एस हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी अगली बार के लिए, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लोज, करंट आपका कैसा फ्लो करेगा, ये आपका P टू Q इन राइट आर्म PQ। इस बार PQ कैसी है, PQ आपकी राइट आर्म है, राइट आर्म PQ एंड देन, और उसके बाद में क्या हो जाएगा R टू S, देन R टू S, R से S की तरफ इन लेफ्ट आर्म RS, लेफ्ट आर्म RS, ठीक है, ये हो गया। अब जो डायरेक्शन है करंट की, तो एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा जा रहा है, P से Q की तरफ, Q से R की तरफ, और R से S की तरफ। तो आप कह सकते हैं PQ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज PQRS। पिछली बार क्या था आपका SRQP, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपकी कैसी है, इस बार अपोजिट है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन्स द जनरेटर इज एसी जनरेटर, डायरेक्शन आपकी कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, हैंस दिस इज एन एसी जनरेटर, ठीक है, ये आपका कैसा है, एसी जनरेटर है। आप इसको नोट कर लेंगे, वर्किंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने यहां पे इस कॉइल को, ये आपकी मैग्नेट लगी थी, नॉर्थ पोल था, इस कॉइल को ACW यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाया इस सेफ्ट की हेल्प से। तो ये आपका पहले जो यहाँ पे RS था, पहले क्या था, RS था, इधर आपका PQ था, तो RS ऊपर के लिए गया, PQ नीचे के लिए गया। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या हो गया, जहां पे RS था वहां पे PQ पहुंच गया, ऐसे सिचुएशन थी पहले, ये आपका RS था, ये PQ था, ऐसे घूमा इस तरह से, तो अब इस बार PQ उधर पहुंच गया, RS इधर आ गया। अब क्या करेगा, आपका जो PQ है, PQ ऊपर जाएगा, पहले PQ नीचे जा रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगा के मैंने लिख दिया, आप इसे नोट कर लीजिए।